नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। मोदी की पावर दिखी, राहुल पर भयंकर सवाल उठे और अचानक किसान सड़क पर आए या लाए गए। आज इसका सवाल उठाएंगे। शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच क्या हुआ जिस पर बवाल मचा है। संसद में मिली नोटों की गड्डी किसकी निकली। इसके अलावा आज हिस्ट्री का चैप्टर भी खोलेंगे। बाबरी ढांचे के गिरने के 32 साल बाद भी मुस्लिम वोट बैंक के लिए सेम वही राजनीति कैसे चल रही है बॉस। बाबरी ढांचे के मुद्दे पर कांग्रेस अपने ही प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के खिलाफ हो गई थी क्या। बाबरी ढांचे की बरसी पर हिस्ट्री का वो चैप्टर जो आपको झटका दे देगा, आपको देखना चाहिए। इसके अलावा योगी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे में आज जिन्ना की एंट्री क्यों करा दी। बनारस के छात्रों ने वक्फ बोर्ड के दावे के ऐसे धागे खोले कि सब हैरान रह गए। संभल में हिंसा के बाद दूसरा जुमा था, लेकिन आज भी योगी ने कैसे मामला टाइट कर दिया वो भी आपको दिखाऊंगा। और फिर 45 दिन 50 करोड़ भक्त महाकुंभ के लिए मोदी योगी की प्लानिंग देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आज उसका चैप्टर। रोबोट रक्षक से लेकर गजब की टेंट सिटी, महाकुंभ में सनातनियों के स्वागत की जबर तैयारी की तस्वीरें। लेकिन पहले दिन भर की खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। कहा कि बीजेपी दिल्ली में वोटर लिस्ट में नाम कटवा रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने अपने लेटर हेड पर 11,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का आवेदन दिया है। इन एप्लीकेशंस में यह कहा गया है कि 11,000 से ज्यादा लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए। केजरीवाल ने दावा किया कि जब इन 11,000 में से उन्होंने 500 नाम का रैंडम चेक किया तो उसमें से 372 लोग ऐसे निकले जो कहीं शिफ्ट भी नहीं हुए थे। आगे जांच की तो पता चला कि इसमें से ज्यादातर आपके वोटर्स हैं। यूपी के मेरठ से एक बार फिर थूक लगाकर रोटी बनाते हुए वीडियो सामने आया है। एक शादी समारोह में थूक लगाकर रोटी बना रहे साहिल नाम के कारीगर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। जब साहिल ने अपनी गलती मान ली तो लोगों ने उसे छोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के छात्र के आविष्कार को देखकर हर कोई हैरान रह गया। 12वीं के छात्र मेधांश त्रिवेदी ने इंसान को उड़ा ले जाने वाला ड्रोन बनाया है। इस ड्रोन में एक शख्स बैठ सकता है। मेधांश ने यह ड्रोन 3 महीने में 3.5 लाख रुपए की लागत से बनाया है। MLTD-1 नाम का यह ड्रोन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। मेधांश ने बताया कि वो आगे चलकर एयर टैक्सी कंपनी खोलना चाहता है। कर्नाटक के बेंगलुरु में अपने पालतू कुत्तों को कार की छत पर बैठाकर कार चला रहे शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। हेयर स्टाइलिस्ट का काम करने वाले शख्स को जब रोकने की कोशिश की गई तो गाली गलौज करने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन और पाठशाला की पहली क्लास। उधर मोदी की पावर दिखी, राहुल पर भयंकर सवाल उठे तो अचानक किसान सड़क पर आए या लाए गए। शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच क्या हुआ जिस पर बवाल मचा है। संसद में मिली नोटों की गड्डी किसकी निकली। सबसे पहले इसका चैप्टर। आपको याद होगा कल ही हमने आपको पाठशाला में दिखाया था कि कैसे महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण के दौरान नरेंद्र मोदी के पावर की सबसे पावरफुल तस्वीरें आई थी। कल ही राहुल गांधी को बीजेपी ने गद्दार बताया था। और इस सब के बीच कई महीनों की शांति के बाद एक बार फिर किसान आंदोलन भड़क गया है। किसान फिर से सड़क पर आ गए। किसान संगठन और हरियाणा की पुलिस आमने सामने है। किसान दिल्ली कूच पर अड़े। पुलिस कह रही है परमिशन नहीं है बॉस, दिल्ली नहीं जा सकते आप। किसान कह रहे हैं हम तो जाएंगे ही जाएंगे। किसान आंदोलन पर जबरदस्त सियासत भी हो रही है। कांग्रेस के अडानी के मुद्दे की तो हवा निकल चुकी है। संभल का मुद्दा अखिलेश यादव ने लपक लिया था। कांग्रेस को कुछ नहीं मिला तो किसान आंदोलन के मुद्दे पर अपना रुमाल रख दिया। ये आज से हमारा हो। बस की सीट पे नहीं रुमाल फेंक देते, वैसे ही कांग्रेस ने इस पे फेंक दिया। अब कांग्रेस इसे हवा देने में लगी। कांग्रेस की दिक्कत यह भी है कि लोकसभा चुनाव के बाद उसने जो मोमेंटम बनाया था वो तो खत्म हो चुका है। भाई इकोसिस्टम ने कहा राहुल गांधी 99 सीट लाकर अब ब्रह्मांड पर राज कर सकते हैं, इस तरह का माहौल था। लेकिन राहुल गांधी पहले हरियाणा हारे, फिर महाराष्ट्र हारे, बुरी तरह से हारे। झारखंड में भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। इंडी गठबंधन ने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया। ऊपर से बीजेपी ने उनके अमेरिकी डीप स्टेट कनेक्शन की फाइल खोलकर आरोप लगा दिया।
महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी ने पूरे एनडीए को जुटाकर अपनी ताकत दिखा दी। कैसे एनडीए मजबूती से पीएम मोदी के पीछे खड़ा है, यह सबने देख लिया। कल की तस्वीरों से कांग्रेस में भी खलबली मची है। जब मोदी के सामने राहुल गांधी के सारे पैतरे फेल हो गए तो किसानों के मुद्दे को साधने लगे। यह माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है, यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। माहौल तो इन्होंने हरियाणा के चुनाव में भी खूब बनाया था, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर जीत नहीं पाए। किसान आंदोलन पर राजनीति का चैप्टर आज खोलूं उससे पहले देखिए किसान आंदोलन में आज सड़क पर कैसे घमासान मच गया। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस आज आमने सामने आए तो क्या हुआ, पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरी खबर बताता हूं। बैरिकेडिंग की जो पहली लेयर थी, जो जहां से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, इसको किसानों ने तोड़ा है। मोटे मोटे जो कीले हैं वो अभी भी लगे हुए ताकि यहां से कोई ट्रैक्टर ट्रॉली ना गुजर सके। ये देखिए आंसू गैस का गोला ये दागा गया। ये किसान जहां खड़े थे उनके बीच में आकर आंसू गैस का गोला गिरा है। टीयर गैस से लगातार दागे जा रहे हैं। धमाकों की आवाज लगातार आ रही है। सबसे पहले आपको किसान आंदोलन के दौरान जो हंगामा हुआ उसकी तस्वीरें दिखाता हूं। आज दोपहर 1 बजे पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर 101 किसानों का जत्था हरियाणा की तरफ बढ़ने लगा। अपनी मांगों को लेकर ये किसान पैदल ही दिल्ली जाने पर अड़ गए कि नहीं, हम तो दिल्ली जाएंगे। लेकिन हरियाणा की पुलिस ने इन किसानों का रास्ता रोक दिया कि नहीं भाई, वहां कैसे चले जाइएगा। पुलिस ने कंक्रीट और लोहे की जाली से पूरी दीवार बनाई हुई थी। जब किसान आगे बढ़ने लगे तो पहले पुलिस ने इन्हें पीछे हटने की अपील की कि नहीं जाइए सर, क्या कर रहे हैं, मामला गड़बड़ा जाएगा। जब किसान नहीं माने तो आंसू गैस के गोले दागे, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। किसान पीछे हटने लगे। कई घंटे तक यही सिलसिला चलता रहा। जैसे ही किसान आगे बढ़ते हरियाणा पुलिस आंसू गैस के गोले दाग देती। इस प्रदर्शन में 2 किसान घायल हो गए, जिसके बाद किसानों ने अपने प्रदर्शन को रोक दिया और पीछे हटे। जिस वक्त आंसू गैस के गोले दागे गए उस वक्त वहां कैसा माहौल था, शंभू बॉर्डर से हमारे सहयोगी हिमांशु की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताते हैं। आंसू गैस ये देखिए फिर से चलाई गई आंसू गैस। सामने तस्वीर आप देखिए, सामने बहुत सारा जो धुआं उठ रहा है वो आंसू गैस का जो गोला है वो दागा गया है। बड़ी संख्या में एक के बाद एक करके बैक टू बैक टीयर गैस सेल चलाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जिससे कुछ किसान घोले। देखिए आवाजें भी आ रही हैं, धमाकों की आवाज आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। ये धमाके टीयर गैस गन से हैं। टीयर गैस जो गन है उससे चलाया जा रहा है। देखिए वो सामने चलाया गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये देखिए ये गया आंसू गैस का गोला है। हमने आपको दिखाया किस तरीके से उसको फायर किया गया और इसको कवर करने के लिए किसानों ने बड़े बड़े जो बैग हैं वो रखे हुए हैं गीले, ताकि उनको कवर किया जा सके। वो सामने देखिए तस्वीरें, वो जो टीन शेड के ऊपर पुलिसकर्मी खड़े, ये देखिए आंसू गैस का गोला ये दागा गया। ये किसान जहां खड़े थे उनके बीच में आकर आंसू गैस का गोला गिरा है और एक के बाद एक फायर किया जा रहा है। फिर से फायर करने की तैयारी है। वो जो पुलिसकर्मी आपको सामने दिखाई दे, ये देखिए फिर दागा गया आंसू गैस का गोला। अब टीयर गैस गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो देखिए कितनी ज्यादा इसकी जो रेंज है वो नजर आ रही है। करीब करीब 300 से 400 मीटर दूर आकर जो आंसू गैस का गोला है वो आकर गिरा है। और किसानों ने देखिए एहतियातन पूरे इंतजाम कर रखे थे। उन्होंने पानी के पाइप तैयार रखे हुए थे। जैसे ही आंसू गैस का गोला गिरता है उसको पानी से शांत करने की कोशिश की जाती है। आंसू गैस के गोलों की आंसू गैस के गोले दागने की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए फिर से पोजीशन ली और ये चलाई टीयर गैस। किसानों ने पहले ही दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ था, इसलिए हरियाणा पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर ली थी। किसानों को पहले ही बता दिया गया था कि उन्हें हरियाणा की तरफ आने नहीं दिया जाएगा, लेकिन किसान भी दिल्ली आने पर अड़े हुए। शंभू बॉर्डर पर किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच टकराव तब शुरू हुआ जब किसानों ने पुलिस की तरफ से लगाई बैरिकेड्स को हटा दिया। जो बड़े बड़े तार पुलिस ने रास्ते में बिछाए थे उसे भी किसानों ने साइड कर दिया। शंभू बॉर्डर से एक और रिपोर्ट दी।
लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं। जो कटीले तार लगाए गए थे उनको यहां से हटाया जा रहा है। ये कटीले तार पिछले साल से ही यहां पर इसी तरीके से लगे हुए थे ताकि किसान आगे ना बढ़ सकें, लेकिन अब किसान एक एक करके इनको हटा रहे हैं। देखिए कितने सारे जो कटीले तार हैं उनको यहां से ले जाया जा रहा है। किसानों का 101 किसानों का जो जत्था है वो आगे आज बढ़ा है, लेकिन फिलहाल उनको जो मुख्य बैरिकेडिंग है जहां पे कंक्रीट की बैरिकेडिंग की हुई है और उसके पीछे पुलिस खड़ी है, वहां पर किसान रुके हुए हैं। लेकिन इससे पहले की जितनी लेयर्स थी बैरिकेडिंग की, चाहे वो कटीले तार थे, चाहे वो बैरिकेड्स लगाए हुए थे, चाहे वो कंक्रीट के बोल्डर थे, उन सभी को हटा दिया गया है। और आप देखिए एक एक करके जो किसान हैं वो इन कटीले तारों को यहाँ बैरिकेड्स हटाकर किसानों ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। हरियाणा पुलिस ने बहुत संयम से काम लिया। जब सारे बैरिकेड्स हटाकर किसान हरियाणा पुलिस की बनाई सबसे बड़ी बैरिकेडिंग के पास पहुंच गए तो पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश की। तब भी काफी देर तक बातचीत चलती रही। किसान मान जाएं इसके लिए हरियाणा पुलिस ने सारे जतन किए, गांधीगिरी से भी कोशिश की। आप देखिए शंभू बॉर्डर पर क्या हुआ, एक झलक उसकी भी देखिए, फिर इस पर जो पॉलिटिक्स हुई है वो भी दिखाऊंगा। किसान हाथों में झंडे लेकर खड़े हैं, बार बार वार्निंग दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि किसान आगे ना बढ़े, अपने हाथ में कानून को ना लें। अगर ऐसा किसानों ने किया तो फिर कार्रवाई हो सकती है, इस प्रकार के अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। और एक दिलचस्प चीज भी देखने को मिली है, वो सुनाने की दरअसल सुनाई दे रही है। बाकायदा जो गुरबानी है वो इस वक्त बजाई जा रही है हरियाणा पुलिस के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एक गांधीगिरी करती हुई भी हरियाणा पुलिस नजर आ रही है। ये तस्वीरें पहली बार देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल आमने सामने पुलिस और किसान हैं। जाली के दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्स, हरियाणा पुलिस हेलमेट पहने, मास्क लगाए हुए और पूरे जो सुरक्षा गियर हैं उनके साथ खड़ी है। इस वक्त आप देखिए तस्वीरें, और बिल्कुल नीचे वहां पर आप देखेंगे जो किसान हैं वो हाथों में झंडे लेकर खड़े हैं। ये हरियाणा पुलिस ने किसानों को समझाया भी, मनाने की भी खूब कोशिश की, गुरबानी सुनाकर उन्हें शांत करने का भी प्रयास किया। नहीं माने तो आंसू गैस के गोले दागने लगे। लेकिन किसान संगठन भी टस से मस नहीं हुए। वो किसी भी कीमत पर दिल्ली जाने की बात करते हैं। कह रहे हैं कि चाहे पुलिस गोली चला दे लेकिन हम तो दिल्ली जाकर रहेंगे। प्रदर्शनकारी किसान क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। फिर किसान तो आज आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन आगे उनका प्लान क्या है ये भी बताओ। हत्थे किसान है, इन्हों कोई मारन वास्ते नहीं आए। असीं अपना प्रोटेक्ट करन दिल्ली जा रहे हैं पैदल तुर के, पर ये सानू पैदल तुर के भी जान नहीं दे रहे। नहीं दिया तो क्या करेंगे? नहीं जाएंगे हम जाएंगे जब मरेंगे। हमारे को जब पुलिस में मार देना तो मार दे, ये भी हम जाएंगे। हमने निश्चय किया भी हम जाएंगे। ये मार दें, गोली लगा देना, गोली चला देना। देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला के अंदोलनकारी तो आ सकते हैं। असीं तुर के जा रहे हैं, सानू कोई भी डर नहीं हैगा। यानी किसान हर कीमत पर दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। उधर हरियाणा पुलिस ने भी किसानों को रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए। शंभू बॉर्डर से हरियाणा का अंबाला जिला जुड़ता है। ऐसे में प्रशासन ने अंबाला जिले में कई पाबंदियां लगा दी। शंभू बॉर्डर के आसपास के 11 गांव में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। मोबाइल इंटरनेट की सेवा 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक के लिए बंद रहेंगी। इसके अलावा बल्क एसएमएस सेवा को भी 9 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। अब यह भी समझिए कि दिल्ली जाने को लेकर किसान तर्क क्या दे रहे हैं। भाई क्यों आना चाह रहे हैं, हरियाणा प्रशासन क्या कह रहा है। किसान कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। हरियाणा प्रशासन का कहना है कि किसानों ने इसके लिए परमिशन नहीं ली है। जाना है तो पहले परमिशन तो लीजिए। किसान कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर तो दिल्ली जा नहीं रहे हैं, पैदल चुपचाप जा रहे हैं, दिल्ली में धरना देंगे। हरियाणा प्रशासन का कहना है कि अंबाला में धारा 163 लगी है, किसानों के पास दिल्ली में भी धरना देने की इजाजत नहीं है। एक बार सुनिए किसानों को हरियाणा में एंट्री न देने पर हरियाणा पुलिस और हरियाणा की सरकार क्या कह रही है। परमिशन नहीं है इनके पास, परमिशन नहीं है। कहाँ की परमिशन नहीं है? दिल्ली की, दिल्ली में जाने की परमिशन नहीं है। हरियाणा की है ना दिल्ली की है। हरियाणा में हरियाणा की है ना दिल्ली की है। हरियाणा में से निकलने के लिए भी परमिशन चाहिए आपके पास। हरियाणा के अंदर धारा 163 लगी हुई है। आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको पहले वहाँ दिल्ली में बैठने के लिए इजाजत लेनी चाहिए। अगर ये इजाजत लेके नहीं जाएंगे तो फिर ये हरियाणा में जम जाएंगे। अब तो आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ है, फिर उनको भी दिक्कत होगी।
तो इसलिए इजाजत लें फिर जाएंगे। इस प्रदर्शन को किसान संयुक्त मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा लीड कर रहे हैं। दोपहर को घमासान के बाद किसान संगठनों ने बैठक की। बैठक के बाद आगे का प्लान तय। सरकार के आश्वासन के बाद किसानों ने आज अपने जत्थे को रोक दिया। किसानों ने कहा कि हमने फैसला लिया है कि कल भी दिल्ली के लिए कूच नहीं करेंगे। कल किसान नेता सरकार के साथ बातचीत का इंतजार करेंगे। इसके बाद 8 दिसंबर यानी परसों दोपहर 12 बजे किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर को एक बार सुनिए कैसे सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि कल बातचीत नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा होगा। फिर आपको बताता हूं कि जो गेंद है वो कैसे अब नरेंद्र मोदी के पाले में डालने का प्रयास हो रहा है। अब ये कल का जत्था परसों जाएगा, ठीक है जी। ये क्यों परसों कर दिया गया? एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, ये उनका अपना आजाद निर्णय होगा। दूसरा, जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे 2 फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जत्था इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कल का हमने केंद्र को समय दिया है और अपनी ओर से पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं। किसान संगठनों ने बातचीत की गेंद अब मोदी सरकार के पाले में डाल दी कि भाई हम सरकार से कह रहे हैं आप बातचीत कीजिए। उधर किसान आंदोलन को हवा देने में लगी कांग्रेस ने आज संसद में किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन कर दिया। यह प्रदर्शन अडानी के मुद्दे जैसा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कुछ सांसद पहुंचे थे नारेबाजी करने। इन सांसदों ने हाथ में जो प्ले कार्ड्स रखे हुए थे उसमें लिखा था कि सरकार किसानों से बातचीत करे, एमएसपी की गारंटी दे। यानी पूरा माहौल यह सेट किया गया कि मोदी सरकार तो किसानों से बातचीत करने तक को तैयार। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को सुनिए, फिर बताता हूं कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस फंस कैसे गई। जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने कुछ वायदे किए थे किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ, जिसमें एमएसपी को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का एक वायदा था। बहुत लंबे अरसे तक जब वो वायदा पूरा नहीं हुआ तो किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा से शुरू किया और एक पक्का मोर्चा हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किसान बड़े लंबे समय से उस मोर्चे के माध्यम से वहां बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर। आज किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक है। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत अविलंब किसानों से बातचीत करे। भाई ये बात तो सब जानते हैं कि मोदी सरकार कभी किसानों से बात करने से पीछे तो हटी नहीं। किसानों को लेकर मोदी सरकार का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है कि वो हर वक्त किसानों की बात सुनने को भी तैयार है। जिसको बातचीत करना है उनके लिए दरवाजे खुले। सुनिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी क्या कह रहे हैं। उनकी क्या समस्या है और कौन उसको सोल्व कर सकता है, कौन सा मंत्रालय क्या है, आके वो संवाद करे, बातचीत करे, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। नहीं तो मैं भी उनका भाई हूँ, क्या समस्या है, हमारे कोई बातचीत करे तो हम खुद उनसे वो आने के लिए उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आकर वो बातचीत करें। अरे यदि वो बुलाए तो हम उनके बीच में जाने के लिए तैयार हैं। किसान कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करे, सरकार कह रही है कि बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले, आकर बात कीजिए। फिर भी कांग्रेस माहौल बना रही है। मोदी सरकार के मंत्री तो आगे बढ़कर बातचीत का न्योता दे रहे हैं, किसान संगठनों को अपने कुछ प्रतिनिधि सरकार के पास भेजने के लिए कह रहे हैं। बातचीत हो जाएगी, पहले भी हुई, अब भी होगी, लेकिन अभी तो किसान दिल्ली जाने पर अड़े और उनकी 7 बड़ी डिमांड्स हैं। भाई पहली उनकी मांग है कि एमएसपी गारंटी को कानून बना दिया जाए। दूसरी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर कीमत तय हो। तीसरी मांग है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए। चौथी मांग है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू हो। पांचवी मांग है विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द कर दिया जाए। छठी मांग है लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा मिले। और 7वीं मांग है आंदोलन में मारे गए किसान के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। किसान संगठनों की अपनी मांगे हो सकती, लेकिन यह भी देखना होगा कि आखिर पंजाब और हरियाणा के ही ज्यादातर किसान संगठन क्यों इस मामले में एक्टिव रहते हैं हमेशा, जबकि पंजाब और हरियाणा वो राज्य हैं जहां किसान सबसे ज्यादा समृद्ध हैं देश में। एमएसपी पर ज्यादातर फसलें खरीदी जाती हैं। हरियाणा में तो सारी 24 फसलें जो है उसकी खरीद एमएसपी पर होती है और खरीद भी ठीक ठाक होती है।
हरियाणा में तो इसी साल सरकार ने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान किया था। और आपको कुछ लेटेस्ट आंकड़े बताता हूं। जैसे अभी धान की खरीद चल रही है, तो अगर आप देखेंगे कि पंजाब में और हरियाणा में क्या माहौल है, जरा आप उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों प्रश्न उठते हैं। धान की खरीद अभी चल रही है। धान की खरीद 9 नवंबर तक का आपको आंकड़ा दे रहा हूं, 9 नवंबर तक, ठीक है। पंजाब में कितनी खरीद हुई? पंजाब में 121 लाख टन धान की खरीद हो चुकी है, 121 लाख टन। और भुगतान कितना हुआ है भाई? भुगतान कितना किया गया? 28,000 करोड़। इतना भुगतान ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी किसान कह रहे हैं कि भाई हमको जाना है। और इससे 6.5 लाख किसानों को फायदा हो रहा है। हरियाणा में 9 नवंबर तक धान की खरीद कितनी हुई है भाई? हरियाणा में अगर आप देखेंगे, हरियाणा में भी 50 लाख टन की खरीद हो चुकी है। और भुगतान कितना हो चुका है? 12,000 करोड़ का भुगतान ऑलरेडी हो चुका है हरियाणा के किसानों को। 2.5 लाख किसानों को ऑलरेडी इससे फायदा हो रहा है। एमएसपी का सिस्टम इतना बढ़िया बना हुआ है कि इधर खरीद हुई, उधर 48 घंटे के अंदर किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। खरीद का टारगेट जितना रखा जाता है, उस टारगेट तक पहुंचने की कोशिश भी की जाती है। और सिर्फ धान की बात की जाए तो टोटल खरीद का 45% जो टोटल खरीद होती है धान की, वो इन्हीं 2 राज्यों से होती है, पंजाब और हरियाणा। 45% धान इन 2 राज्यों से खरीदा जा रहा है। लेकिन फिर भी इन्हीं 2 राज्यों के कुछ किसान जो है वो दिल्ली आने पर अड़े हैं। ना बिहार से कोई आता है, ना यूपी से कोई आता है, ना मध्य प्रदेश से आता है, ना राजस्थान से आता है, ना तमिलनाडु से आता है, कहीं से कोई नहीं आ रहा। इन्हीं 2 राज्यों के जहां पर सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीद हो रही है, उन्हीं को जाना है। यानी पंजाब और हरियाणा में एमएसपी पर खरीद में कोई कमी नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसान दूसरे राज्यों के किसानों से बेहतर स्थिति में भी हैं। आपको किसान परिवारों की आय के बारे में बताता हूं। ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22 के मुताबिक अगर आप देखेंगे किसान परिवार की मंथली इनकम आप देखेंगे कितनी है, तो आप राज्यवार देखिए कि क्या स्थिति है। सबसे बेहतर स्थिति में पंजाब है। पंजाब में एक किसान परिवार की जो मोटे तौर पर मंथली इनकम है वो 31,433 रुपया है मंथली इनकम। हरियाणा में कितना है? हरियाणा में 25,635 रुपया मंथली इनकम पर मंथ की। औसत कितना है देश का? राष्ट्रीय औसत आप देखिए, राष्ट्रीय औसत जो है किसान की मंथली आय का वो है 13,161 रुपया का, माफ कीजिएगा 661 रुपया का। 13,661 रुपया एवरेज है। पंजाब में ऑलमोस्ट जो है उससे डबल से ज्यादा है, हरियाणा में भी ऑलमोस्ट डबल है। उसके बावजूद यहीं के किसान पहुंचते हैं दिल्ली, बाकी पूरे देश से कोई किसान नहीं पहुंच रहा। बिहार में आप मामला देखिए बॉस, बिहार में औसत जो आय है किसान की मंथली 9,252 रुपया मंथली है। बिहार से कोई नहीं आ रहा। ओडिशा में देखिए, ओडिशा में किसान की आय कितनी है भाई मंथली? 9,290 रुपया। ओडिशा से भी कोई किसान दिल्ली नहीं आता। झारखंड देखिए, एक और राज्य आपको दिखाता हूं। झारखंड में आप किसानों की आय देखिए मंथली है 9,787 रुपया। झारखंड से भी कोई किसान दिल्ली नहीं आता। खाली पंजाब हरियाणा, खाली पंजाब हरियाणा। यानी अगर आप देखिएगा बिहार, ओडिशा, झारखंड का किसान 3 महीने में जितना कमाता है उतना पंजाब हरियाणा का किसान 1 महीने में कमा लेता है। राष्ट्रीय औसत से 2-3 गुना कमाई पंजाब और हरियाणा के किसान की है। फिर भी यही जगह 2 राज्यों के किसान जो है उनको दिल्ली जाना है। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है कि इसी साल आई एक और रिपोर्ट जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस ने जारी की है, उसके मुताबिक गेहूं और धान पर देश भर में एमएसपी पर खरीद का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता है। और शायद यही वजह है कि पंजाब हरियाणा में किसान आत्महत्या के मामले में दूसरे राज्यों से कम है वहां पर स्थित। किसान के आत्महत्या के अगर आप आंकड़े देखिएगा, महाराष्ट्र में 4,248 किसान आत्महत्या करते हैं, कर्नाटक में 2,392, आंध्र प्रदेश में 917, तमिलनाडु में 728, मध्य प्रदेश में 641, जबकि हरियाणा और पंजाब में आंकड़ा 200 में है, 266 और 204। यानी किसानों की हालत हरियाणा पंजाब में सबसे बेहतर है देश में।
फिर भी आप देखिए क्या हो रहा है। इसलिए पब्लिक पूछती है कि भाई ये क्या है, ये पॉलिटिकल तो नहीं है। संसद के बाहर कांग्रेस ने किसानों को लेकर जो माहौल बनाया, उसकी हवा संसद के अंदर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निकाल दी। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एमएसपी के मुद्दे पर कृषि मंत्री को घेरने का प्रयास किया। इस पर शिवराज सिंह ने जवाब ऐसा दिया कि कांग्रेस ही फंस गई। शिवराज सिंह चौहान ने पूरी तैयारी के साथ आंकड़ों की फाइल खोली और कांग्रेस की पोल भी खोल दी। शिवराज सिंह ने कहा कि खरीफ की फसलों पर एमएसपी की बात करें तो 2004 से 2014 तक कुल खरीद 40 करोड़ 79 मीट्रिक टन की थी और 2014 से 2024 के बीच में 71 करोड़ 27 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई है। आप सोचिए कांग्रेस और बीजेपी के जमाने में कितना मैसिव डिफरेंस है एमएसपी पे खरीद का। रबी की फसल की बात करें 2004 से 2014 तक कुल खरीद 23 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन। 2014 से 2024 के बीच 32 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई। अगर किसानों को एमएसपी पर भुगतान की रकम की बात की जाए तो 2004 से 2014 के बीच 4,44,000 करोड़ रुपए दिए गए। 2014 से 2024 के बीच 12,51,000 करोड़ रुपए एमएसपी के तौर पर गए। और वो कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है। एमएसपी पर गेहूं की खरीद की बात करें 2004 से 2014 के बीच में 2,56,000 करोड़ का भुगतान हुआ, जबकि 2014 से 2024 के बीच 5,65,000 करोड़ रुपए दिए। ऐसे ही तमाम आंकड़ों को गिनवाकर शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को घेरा। शिवराज सिंह ने बताया कि पहले एमएसपी लागत पर 50% जोड़कर मिलती थी या 50% जोड़कर तय नहीं की जाती थी, लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने इस पैटर्न को बदला। यह फैसला किया कि अब लागत पर 50% प्रॉफिट जोड़कर एमएसपी की दरें तय की जाएंगी। एक बार सुनिए आज संसद में क्या हुआ। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे। यानी बीजेपी कह रही है कि भाई किसान के पास नोट पहुंच रहे हैं, लेकिन इधर किसान के मुद्दे पर घमासान के बीच संसद में अलग नोट कांड हो गया। आज राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने ऐसी जानकारी दी कि सारे सांसद हैरान रहे। उन्होंने बताया कि राज्यसभा के अंदर से नोटों की गड्डी मिली। नोटों की यह गड्डी कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से मिली। उन्होंने बताया कि कल राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब रूटीन सिक्योरिटी चेक हुआ तो अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे से नोटों के बंडल मिले। राज्यसभा में हुए इस नोट कांड पर कैसे सियासत शुरू हो गई वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले सुनिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन को बताया क्या। After the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन को बताया कि संसद के अंदर से नोट मिलने की यह घटना बहुत गंभीर है। इस मामले की पूरी जांच कराई जाएगी। आरोपियों की पहचान करना जरूरी है। ना तो उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, ना किसी को दोषी बताया, लेकिन नोटों की गड्डियों की बात सुनते ही अभिषेक मनु सिंघवी डिफेंसिव मोड में आ गए। सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी सफाई में क्या कहा। कल 12:47 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर दिया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर दिया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था। 2 बजे मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो। तो जब मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे, नहीं
तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि सीट भी खतरनाक हो गई, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक पॉलिटिक्स इस देश में हुई है, और आज नहीं कई सालों से हो रही है। और पाठशाला में अगला चैप्टर उसी के बारे में। बाबरी ढांचे के गिरने के 32 साल बाद भी मुस्लिम वोट बैंक के लिए सेम वही पॉलिटिक्स देश में चल रही है क्या? बाबरी ढांचे के मुद्दे पर कांग्रेस अपने ही प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के खिलाफ क्यों हो गई थी? बाबरी ढांचे की बरसी पर हिस्ट्री का वो चैप्टर जो आपको शॉक देगा, देखिए। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर पूरी प्रतिष्ठा के साथ खड़ा है। टेंट से भव्य मंदिर में रामलला को स्थापित करने के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है, और वो संघर्ष जब हिंदुओं ने अपने रामलला के लिए किया तो क्या क्या नहीं सहा। सीने पर गोलियां तक खाई, फिर भी मंदिर आंदोलन धीमा नहीं पड़ने दिया। अपने वोट बैंक के लिए हिंदुओं की आस्था के केंद्र अयोध्या में राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाए गए। बाबरी मस्जिद के पक्ष में ऐसे ऐसे तर्क दिए गए जो विश्वास के लायक नहीं। बाबरी ढांचे की खुदाई में मिली मूर्तियों और दूसरे सबूतों को नकार दिया गया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, लेकिन उसके 32 साल बाद आज भी मुस्लिम वोट बैंक की वही सेम पॉलिटिक्स चल रही है। आज बाबरी ढांचे की बरसी पर हिस्ट्री का ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं जो आपको भी शॉकिंग लगेगा। भाई, राम मंदिर के मुद्दे से कांग्रेस ने हमेशा दूरी बना के रखी। खुद को सेक्युलर दिखाने के लिए कांग्रेस अपने प्रधानमंत्री तक पर आरोप लगा देती थी। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद कांग्रेस ने यही किया था। पत्थरबाजों के साथ आज संभल में खड़े होने वाले लोग उस वक्त बाबरी ढांचे के लिए, जो लोग बाबरी ढांचे पे खड़े हुए थे, उनके साथ नहीं खड़े हुए। कांग्रेस ने अपने ही तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर आरोप लगा दिए थे कि नरसिम्हा राव विवादित ढांचे को बचा नहीं पाए। कांग्रेस ने नरसिम्हा राव से भरोसा देने को कहा था कि विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नरसिम्हा राव ने भी कांग्रेस से कहा था कि विवादित ढांचे को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि विवादित ढांचे को नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन जब विवादित ढांचा गिर गया तो कांग्रेस ने नरसिम्हा राव को खूब खरी खोटी सुनाई और नरसिम्हा राव पर यहां तक आरोप लगा दिए कि उन्होंने कल्याण सिंह के साथ डील कर ली। जब विवादित ढांचा गिर गया तो कांग्रेस को लगा कि इससे तो उसके मुस्लिम वोट बैंक को बड़ा नुकसान पहुंच जाएगा और मुस्लिम वोट बैंक में दूसरी पार्टियां दावेदारी ठोकने लगेंगी। इसलिए मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में और खुद को सेक्युलर दिखाने के चक्कर में विवादित ढांचा गिरने के बाद धड़ाधड़ एक्शन होने लगे। 6 दिसंबर को जिस दिन विवादित ढांचा गिरा, उसी दिन शाम तक यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। शाम को ही विवादित ढांचा गिराने की साजिश का आरोप लगाने वाली एफआईआर की गई, जिसमें बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के नाम थे। इनमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया और साध्वी रितंभरा जैसे नाम। विवादित ढांचे को गिराने के 49 केस दर्ज किए गए और अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ की पुलिस को जांच में लगाया गया और बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। विवादित ढांचे के गिरने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर को लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली में उनके पंडारा रोड आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी को दिल्ली से अरेस्ट करके उन्हें यूपी एमपी के बॉर्डर पर ललितपुर लाया गया और एक गेस्ट हाउस में रखा गया। आप सोचिए, एक विवादित ढांचा, उसको जरा सी खरोंच आई तो पूरा उस वक्त की सरकार और सिस्टम एकदम हिल गया भाई, एकदम गिरफ्तारी के मोड में आ गया। सरकारें बर्खास्त होने लगी। विवादित ढांचे के गिरने पर जहां कांग्रेस और दूसरी पार्टियां आंसू बहा रही थी, वहीं कल्याण सिंह खुलकर बोल रहे थे। कल्याण सिंह के उस वक्त के 2 बयान अब तक याद किए जाते हैं कि विवादित ढांचा गिरने का कोई अफसोस नहीं है और कार सेवकों पर गोली चलाने का ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। 6 दिसंबर को विवादित ढांचा गिरा था। कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हो गई। 8 दिसंबर को कल्याण सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि बाबरी का विध्वंस भगवान की मर्जी थी, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। यह सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान, राम मंदिर के लिए एक क्या सैकड़ों सत्ता को ठोकर मार सकता हूं। केंद्र कभी भी मुझे गिरफ्तार करवा सकता है, क्योंकि मैं ही हूं जिसने अपनी पार्टी के बड़े उद्देश्य को पूरा किया है। और तब कल्याण सिंह ने यह भी कहा था कि कोर्ट में केस करना है तो मेरे खिलाफ करो, जांच आयोग बिठाना है तो मेरे खिलाफ बिठाओ, किसी को दंड देना है तो मुझे दो।
केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चव्हाण का मेरे पास फोन आया था। मैंने उनसे कहा कि यह बात रिकॉर्ड कर लो चव्हाण साहब कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा राम भक्तों पर। ये थे कल्याण सिंह, जो उस वक्त भी राम भक्तों के साथ खड़े हुए, उनकी पार्टी राम भक्तों के साथ खड़ी हुई। और आज भी दूसरा पक्ष वोट बैंक के लिए वही पॉलिटिक्स कर रहा है जो उसने 92 में किया और आज संभल में कर रहा है। कुछ नहीं बदला है बॉस 32 साल में। तब ये लोग चाहते थे कि सरकार गोलियां चलवा देती, लोग मरते तो मर जाते, जैसे मुलायम सिंह सरकार ने 1990 में कार सेवा के दौरान गोलियां चलवाई थी। उसी तरह से कल्याण सिंह की बीजेपी सरकार भी कर देती, ये लोग शायद यही चाहते थे। लेकिन कल्याण सिंह ने साफ कह दिया था कि 6 दिसंबर को अयोध्या के डीएम का फोन आया था कि 3.5 लाख कार सेवक इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बल आ रहे हैं, लेकिन कार सेवक उनका रास्ता रोक रहे हैं। मुझसे पूछा गया कि क्या गोली चलाने का आदेश देना है। कल्याण सिंह ने कहा कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि गोली नहीं चलेगी बॉस राम भक्तों पर। कल्याण सिंह ने लिखित में आदेश दिया कि गोली चलानी नहीं है। गोली चलाने से देश भर में कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी। कल्याण सिंह ने कहा कि उन्हें इस फैसले पर आज भी गर्व है और वो गर्व से कह सकते हैं कि भले उनकी सरकार चली गई, लेकिन उन्होंने कार सेवकों को बचा लिया। 6 दिसंबर इसलिए हुआ क्योंकि एक आक्रोश था उन लोगों के खिलाफ जो हिंदुओं की आस्था को कुछ नहीं समझते थे, ठेंगे पर रखते थे। एक गुस्सा था उन लोगों के खिलाफ जो सेक्युलरिज्म का नाम लेकर राम जन्मभूमि जैसी जगहों की अनदेखी कर रहे थे। राम जन्मभूमि के लिए यह सिर्फ उस वक्त की लड़ाई नहीं थी, यह सालों से चला आ रहा संघर्ष था। भारत को आजादी मिली थी तो सबको यह लगा था कि हमारी आस्था के केंद्रों का पुराना वैभव लौटेगा, क्योंकि हिंदू के लिए कोई अलग राष्ट्र नहीं बना था। लेकिन हिंदू को लगा कि हमें हमारी पहचान तो मिलेगी, इसमें कोई सरकार रोड़ा नहीं लगाएगी। जैसे सोमनाथ मंदिर को आजादी के बाद 1951 में फिर से बनाया गया, जबकि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इसमें दिलचस्पी नहीं थी कि सोमनाथ मंदिर फिर से बने, लेकिन दूसरे नेताओं के दबाव में सरकार ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। खुद तब के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिलान्यास करने गए थे। मंदिर का निर्माण मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के फंड से किया गया, लेकिन ऐसा अयोध्या जैसी दूसरे आस्था के केंद्रों के साथ नहीं हुआ। अयोध्या जैसे आस्था के केंद्रों को उनके अपने हाल पर छोड़ दिया गया। अयोध्या के लिए कानूनी लड़ाई चलती रही तो सड़कों पर आंदोलन होता रहा, यानी हर तरफ से संघर्ष करने के लिए अयोध्या को छोड़ दिया गया। एक तरफ सरकारें अनदेखी कर रही थी, दूसरी तरफ सेक्युलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण का खेल चल रहा था, या कहिए नंगा खेल चल रहा था। इसी में जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला और उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश हुई तो आक्रोश बढ़ता चला गया। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरा, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हुआ था। अक्टूबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में कार सेवा के लिए रथ यात्रा निकाली थी, लेकिन कार सेवा पूरी नहीं हो पाई क्योंकि आडवाणी को अरेस्ट कर लिया और उधर अयोध्या में कार सेवकों पर मुलायम सिंह की सरकार ने फायरिंग कर दी। लेकिन इसके बाद ऐसी राम लहर चली कि मुलायम सिंह की सरकार यूपी से उखड़ गई और राम भक्तों ने बीजेपी को यूपी की सत्ता में बिठा दिया। तब कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने और जिस काम के लिए उन्हें यूपी की जनता ने सत्ता में बिठाया था वो काम वो करने भी लगे। 24 जून 1991 को कल्याण सिंह सीएम बने और 25 जून को वो अपने पूरे मंत्रिमंडल को लेकर अयोध्या दर्शन करने के लिए गए थे। यानी जैसी आस्था आज मोदी योगी दिखाते हैं राम मंदिर के लिए, ये तब भी थी बीजेपी के नेताओं। और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो तब भी विरोध ही कर रहे थे। 32 साल में कुछ नहीं बदला। हिंदुओं के लिए इतना भी प्रेम इनके मन में नहीं आया। अयोध्या जाकर कल्याण सिंह ने क्लियर कट कह दिया कि मंदिर ठीक उसी जगह पर बनाएंगे जहां पर मंदिर बनाने के लिए आंदोलन हो रहा है। कल्याण सिंह की सरकार ने अयोध्या के दर्शन करने वाली उन सभी रुकावटों को दूर किया जो रुकावटें मुलायम सिंह की सरकार में डाली गई। प्रस्तावित मंदिर के चबूतरे से टेंट को हटा दिया गया, लेकिन कल्याण सिंह के सीएम बनते ही 10 दिन के अंदर सब फिर से लगा दिया गया। लेकिन यह सब उस वक्त की कांग्रेस सरकार से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके बीच बीजेपी सरकार ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे कांग्रेस सरकार के तब के गृह मंत्री धमकियां तक देने लगे थे। यूपी में सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार ने पहला बड़ा काम यह किया कि राम जन्मभूमि के कॉम्प्लेक्स की गैर विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लीज पर दे दी और 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया। जब इस जमीन को समतल करने के लिए कहा गया
और 42 एकड़ की जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी गई, तो इस पर कांग्रेस की केंद्र सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री शंकर राव चव्हाण हत्थे से उखड़ गए भाई, फायर हो गए। कहा कि इस मामले में रिपोर्ट जमा करो। कांग्रेस के तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चव्हाण ने धमकी भी दे दी कि अगर यूपी की बीजेपी सरकार ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के मामले में केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया तो अनुच्छेद 356 के तहत यूपी की बीजेपी सरकार बर्खास्त कर दूंगा। लेकिन तब केंद्र की कांग्रेस सरकार की धमकियों की परवाह न करते हुए बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार ने साफ साफ कह दिया कि सरकार रहे या जाए, बॉस मंदिर तो बनकर रहेगा। अगर सरकार और मंदिर में किसी को चुनना होगा तो बीजेपी ने कहा हम मंदिर को चुनेंगे। सरकार का कहना था कि जो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को हैंडओवर की गई है वो गैर विवादित जमीन है। फिर कहेगा हंगामा बॉस। और हाईकोर्ट ने अतिरिक्त 2.77 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को भी कानूनी तौर पर सही ठहराया। लेकिन कांग्रेस का कलेजा फटा जा रहा था। जमीन के अधिग्रहण का मुआवजा देकर जमीन मालिकों और दूसरी इमारतों को हटाया गया। जो भी अयोध्या में हो रहा है वो कानूनी तौर पर ही किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की तत्कालीन केंद्रीय सरकार और पार्टियां खूब प्रेशर बनाने में जुटी रही। लेकिन अयोध्या में दिसंबर 1992 में कार सेवा की तारीख तय की गई और कार सेवा के लिए देश भर से राम भक्त पहुंचने लगे। कार सेवा के 3 दिन पहले 3 दिसंबर को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चव्हाण ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्लान तैयार है। 2 दिन पहले 4 दिसंबर को शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि अयोध्या की स्थिति पर केंद्र की पूरी नजर है और अयोध्या में कुछ नहीं होने दिया जाएगा। शायद आज कुछ लोग यही चाहते हैं, उन्हें ऐसी ही सरकार चाहिए जो सब कुछ सच जानते हुए देखते हुए कोर्ट के आदेश के बावजूद संभल में सर्वे रुकवा देती। लेकिन आज की सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसलिए पत्थर उठने लगे हैं। लोगों को ऐसी सरकारें बुरी लगने लगी हैं जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं कर रही। आप यह भी देखिए कि जो कांग्रेस सरकार उस वक्त बहुत सख्ती दिखा रही थी, उसे जब हिंदू वोट लेने थे तब उसने क्या क्या काम किए। 1986 में जब राजीव गांधी को हिंदू वोट लेने थे तब अपने रिश्तेदार और करीबी अरुण नेहरू के कहने पर यूपी की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से जन्मभूमि के ताले खुलवा दिए। फिर 1989 में राजीव गांधी के रहते अयोध्या में शिलान्यास के कार्यक्रम की परमिशन दी गई, जिसमें प्रस्तावित मंदिर के निर्माण का पहला पत्थर रखा गया। तब 1989 के लोकसभा चुनाव चल रहे थे और कांग्रेस को लग रहा था कि सारे हिंदू वोट बीजेपी को न चले जाए, क्योंकि बीजेपी खुलकर राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल थी और जनता की आस्था के साथ खड़ी थी, जिसकी वजह से जनता ने 1989 के चुनाव में और फिर 1991 के चुनाव में बीजेपी पर बड़ा भरोसा दिखाया और यहीं से कांग्रेस की ढलान की शुरुआत हो गई। क्योंकि हिंदू वोट कांग्रेस के हाथ से चलता चला गया और मुस्लिम वोट विवादित ढांचे के गिरने के बाद से कांग्रेस के हाथ से फिसलकर सपा और दूसरी पार्टियों में चला गया। लेकिन कांग्रेस ने इसी बीच एक और कांड किया था बॉस, जिसकी बात आज भी होती है। राम मंदिर आंदोलन के जोर के बीच भी कांग्रेस को 1991 में सत्ता मिल गई, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के बाद सिंपैथी वेव थी और इस सिंपैथी वेव में कांग्रेस ने जैसे तैसे केंद्र में अल्पमत की सरकार बना ली। लेकिन सरकार में आते ही 1991 में 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस सरकार लेकर आ गई। इसमें कहा गया कि किसी भी धर्मस्थल को लेकर कोई विवाद अब होगा ही नहीं। कोई भी धर्मस्थल 15 अगस्त 1947 को जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से अयोध्या के मामले को तो अलग रखा गया, लेकिन दूसरी जगहों पर आस्था के जो दावे थे उन दावों को एक्ट से रोक दिया गया। यहां तक कह दिया गया कि मामला कोर्ट नहीं ले जा सकते आप। लेकिन यह इस तरह के कैसे आस्था के सवाल को रोका जा सकता है? आज नहीं तो कल ये सवाल उठेंगे। आज यही हो रहा है। ज्ञानवापी, मथुरा से लेकर संभल और अजमेर शरीफ तक यही सवाल तो उठ रहे हैं। इवन वर्शिप एक्ट का मामला कोर्ट में चला गया है कि यह कैसे कानून रह सकता है बॉस। इतना सब होने के बाद भी कांग्रेस इकोसिस्टम ने पूरा जोर लगाया कि राम मंदिर न बन पाए। ऐसे ऐसे तर्क दिए गए जो आंखों में मिट्टी डालने जैसे थे। बाबरी मस्जिद ढांचे के नीचे जब खुदाई की गई तो कई ऐसे प्रमाण मिले जो इशारा कर रहे थे कि मस्जिद बनने से पहले यहां कोई और निर्माण था, जो ढांचे के नीचे हिंदू मंदिर होने का साक्ष्य था। हमने पाठशाला में आपको ये तस्वीरें दिखाई थी बॉस।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने वामपंथी इतिहासकारों पर तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। के मोहम्मद ने अपनी किताब एन इंडिया आई एम में लिखा है कि 1976-77 के दौरान एएसआई के तत्कालीन महानिदेशक प्रोफेसर बीबी लाल की अध्यक्षता में पुरातत्वविदों की एक टीम ने बाबरी मस्जिद के नीचे और आसपास खुदाई की थी, जिसमें एक हिंदू मंदिर के अवशेष पाए गए थे। इस टीम के एक सदस्य खुद के मोहम्मद थे। के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है कि बाबरी मस्जिद विवाद का समाधान हो सकता था, लेकिन इरफान हबीब और रोमिला थापड़ जैसे वामपंथी इतिहासकारों ने बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान को विफल कर दिया। के मोहम्मद ने अपनी किताब में वामपंथी इकोसिस्टम के बारे में डिटेल से बताया कि कैसे वामपंथी इतिहासकारों की वजह से बाबरी मस्जिद विवाद हल नहीं हो पाया। के मोहम्मद ने कहा कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के तत्कालीन अध्यक्ष इरफान हबीब के नेतृत्व में कई बैठकें की। बाबरी मुद्दा बहुत पहले ही सुलझ गया होता अगर मुस्लिम बुद्धिजीवी इन वामपंथी इतिहासकारों के बहकावे में ना आते। के मोहम्मद ने कहा कि रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा समेत इतिहासकारों के एक ग्रुप ने तर्क दिया कि 19वीं सदी से पहले मंदिर तोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है और अयोध्या बौद्ध जैन धर्म का केंद्र है। इरफान हबीब, आर.एस. शर्मा, डी.एन. झा और अख्तर अली ने इनका समर्थन कर दिया। के मोहम्मद ने लिखा कि ये वो लोग थे जिन्होंने मस्जिद मुद्दा सुलझाने की सभी कोशिशों को पटरी से उतारने के लिए कट्टरपंथी मुस्लिम समूहों के साथ मिलकर काम किया। उनमें से कुछ लोगों ने तो कई सरकारी बैठकों में भी हिस्सा लिया और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का समर्थन किया। लेफ्ट इकोसिस्टम में शामिल इतिहासकारों ने अयोध्या को लेकर गजब दावे किए। लेफ्ट इतिहासकारों ने कहा कि बाबरी के नीचे मंदिर होने का कोई सबूत ही नहीं है। बाबरी मस्जिद की खुदाई में मिली मूर्तियां और दूसरे प्रमाणों को भी इन लोगों ने खारिज कर दिया। मतलब पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई जिससे अयोध्या में राम मंदिर बनने के रास्ते में तमाम रुकावटें खड़ी हो जाए। लेफ्ट इतिहासकारों की पोल खुली 2010 में, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में अयोध्या के मामले पर सुनवाई हुई और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये लेफ्ट इतिहासकार भी सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए थे। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन लोगों से सवाल पूछा गया तो बॉस, इन लोगों को सांप सूंघ गया था और बाबरी मस्जिद के इतिहास को लेकर क्या कहा था आपको बताता हूं। एक इतिहासकार ने कहा कि वो बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ जानती ही नहीं है। बाबरी मस्जिद कब बनी, बाबरी मस्जिद से पहले वहां क्या था, इसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकती। एक इतिहासकार ने माना कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में कई किताबें पढ़ी हैं, लेकिन इस वक्त किसी किताब का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। एक इतिहासकार ने कहा था कि मस्जिद से पहले मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है। हालांकि इसी इतिहासकार ने हाईकोर्ट में कहा कि वो पुरातत्व विशेषज्ञ नहीं है और ना ही जमीन के सर्वे के बारे में कुछ जानते। एक इतिहासकार ने माना कि उन्होंने न्यूज़पेपर और मैगजीन से बाबरी मस्जिद की जानकारी हासिल की है और इस मुद्दे से संबंधित इतिहास की कोई किताब भी नहीं पढ़ी। एक इतिहासकार ने स्वीकार किया कि वो कभी अयोध्या ही नहीं गए, ना ही उन्हें बाबर के इतिहास की कोई खास जानकारी। सोचिए बॉस, ये वो इतिहासकार थे जिन्होंने राम मंदिर मामले पर अपना वामपंथी प्रोपेगेंडा फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन जब कोर्ट में बोलना था और पता था कि वहां फंस सकते हैं तो सब हट गए, पलट गए, लेकिन बाहर भड़काने में कोई कमी नहीं थी। ये इतिहासकार सालों तक छात्रों को पढ़ाते भी रहे। आप खुद सोचिए कि इन इतिहासकारों से पढ़े छात्रों का ज्ञान अयोध्या को लेकर कैसा रहा होगा। आप सोचिए, इस देश में 100 करोड़ हिंदुओं के बीच राम मंदिर के लिए कानूनी लड़ाई लड़कर जमीन हासिल कर राम भक्तों के चंदे पर राम मंदिर बनता है तो उस पर भी लोगों के छाती पर सांप लौट जाता है, सीने पर। क्यों? क्योंकि इस देश में ऐसी पॉलिटिक्स हुई है जो एक वर्ग को एहसास कराती है कि तुम जहां उंगली रखो ना यार, लाके दूंगा ना, चांद बोलो चांद ला कर दूंगा। उसको चांद को भी वक्फ की प्रॉपर्टी बताओ ना। लेकिन हिंदुओं के लिए क्या पॉलिटिक्स हुई है वो आज आपको बता रहा हूं। लेकिन ये पॉलिटिक्स अब खत्म हो रही है तो कई लोगों को दिक्कत हो रही है और इसीलिए पाठशाला में अब अगली क्लास योगी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे में आज जिन्ना की एंट्री क्यों कराई। बनारस के छात्रों ने वक्फ बोर्ड के दावे के ऐसे धागे खोले कि सब हैरान रह गए। संभल में हिंसा के बाद दूसरा जुमा, लेकिन आज भी योगी ने मामला कैसे टाइट किया, अब इसका चैप्टर। एक तरफ जहां इंडी गठबंधन संविधान, जातिगत जनगणना और पीडीए जैसे नैरेटिव गढ़ने से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए
हर गुजरते दिन के साथ अपनी खींची हुई लाइन को और लंबा करते जा रहे हैं, और वो भी डंके की चोट वाले अंदाज में। जैसे हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पहले योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, फिर बांटने और काटने की कोशिश में जुटे रहने वालों के डीएनए को बाबरी सोच वाला डीएनए बताया, और अब योगी आदित्यनाथ की हिंदुओं के एकजुट करने की मुहिम में जिन्ना के जिन्न की एंट्री हो गई। आज योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि जब तक जिन्ना का जिन्न रहेगा, धरती से कोई अराजकता को खत्म कर ही नहीं कर पाएगा। भले ही योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर मंडरा रहे नरसंहार के खतरे का जिक्र करते हुए जिन्ना के जिन्न का जिक्र किया, लेकिन योगी के निशाने पर रहे संभल हिंसा के जिम्मेदार कट्टरपंथी और वो कथित सेक्युलरिस्ट हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चुप्पी साध रखी। लेकिन संभल के पत्थरबाज उन्हें मासूम नजर आ रहे हैं, जबकि इसी तरह की सोच वालों की वजह से वाराणसी के एक ऐतिहासिक कॉलेज में भी बवाल मचा हुआ है। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कैसे छात्रों की एकता ने इस कॉलेज पर वक्फ बोर्ड के दावों के धागे खोल दिए। लेकिन पहले जिन्ना के जिन्न पर योगी आदित्यनाथ को सुनिए। देश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना कि जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा, तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक भी हैं। इसलिए आज योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि बटेंगे तो कटेंगे में सब शामिल हैं। हिंदू भी शामिल हैं, बौद्ध भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं। और बटेंगे तो कटेंगे के नारे के टारगेट पर अगर कोई है तो वो सिर्फ बांटने की कोशिश में जुटी कट्टरपंथी ताकतें। सुनिए ऐसी ताकतों पर सीएम योगी ने क्या कहा, फिर बताऊंगा सीएम योगी को जिन्ना के जिन्न का जिक्र करना क्यों पड़ा है। उन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो हिंदू और सिखों के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं, अनावश्यक रूप से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए इस बारे में अपने आप को तैयार करना है। योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की एकजुटता के इस मॉडल को ऐसे वक्त में मजबूती दे रहे हैं जब एक तरफ बांग्लादेश में बवाल मचा है, हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक खतरे में हैं, दूसरी तरफ 24 नवंबर की हिंसा के बाद पटरी पर लौट रहे संभल को फिर से सुलगाने की कोशिशें दिखती हैं, और वाराणसी में सालों पुराने कॉलेज को मस्जिद और मजार के नाम पर नए बवाल में झोंकने का साजिश भी चल रही है। सबसे पहले बात वाराणसी की करता हूं, जहां ऐतिहासिक उदय प्रताप कॉलेज की प्रॉपर्टी पर दावे को लेकर आज जमकर बवाल हुआ, जिसे यूपी कॉलेज भी कहा जाता है। इस कॉलेज के बाहर भी हंगामा एक मस्जिद पर दावे को लेकर हुआ। इस विवाद के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यूपी कॉलेज के बाहर हुए हंगामे की तस्वीरें देखिए। यूपी कॉलेज के छात्रों ने आज जमकर हंगामा किया। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जुमे की नमाज पर कॉलेज कैंपस में बनी मस्जिद में बाहरी लोगों को नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जिसे देखते हुए कॉलेज के गेट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई। कॉलेज के गेट बंद कर दिए गए। कॉलेज के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे छात्रों की काफी देर तक पुलिस के साथ धक्का मुक्की और बहस भी होती रही। इससे पहले छात्र हाथों में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए कॉलेज के गेट पर पहुंचे। छात्रों को अपने इस प्रदर्शन में कॉलेज के पूर्व छात्रों का भी साथ मिला, जिनमें से कई अब वकील बन चुके। यूपी कॉलेज को लेकर हुए बवाल पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि यह विवाद हो क्यों रहा है। जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को अब जो वकील हैं उनका भी अब साथ मिल गया है, और किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो साफ तौर पे झलक भी रहा है। देखिए हाथों में भगवा झंडा है, और इसके अलावा जो वकीलों का एक जो दल है, जो ग्रुप है, वो इस वक्त अपना विरोध प्रदर्शन जता रहा है। उसका ये कहना है कि न सिर्फ नमाज रोकी जाए बल्कि जो मजार है उसकी भी दीवार को गिराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले जुमे के दिन जो शक्ति प्रदर्शन किया गया था मुस्लिम समाज की ओर से, नमाजियों की ओर से, उसका प्रतिकार है। और यही कारण है कि अब
जो वकील हैं, जो छात्र हैं, वो लगातार गुस्से में हैं। पुलिसकर्मी और जो वकील हैं उनके बीच धक्का मुक्की की स्थिति बनी हुई है। पुलिस उनको अंदर जाने से रोक रही है, लेकिन वकील और जो छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं है। एसीपी जो लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो छात्र हैं, जो वकील हैं, उनका जो उग्र रवैया। अब आपको यह भी समझना जरूरी है कि वाराणसी का उदय प्रताप कॉलेज को लेकर अचानक इतना बवाल खड़ा क्यों हो गया। इसकी जड़ में भी जिन्ना का वही जिन है जिसका जिक्र आज योगी आदित्यनाथ ने किया। दरअसल यह सारा विवाद यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के एक पुराने नोटिस के वायरल होने के बाद शुरू हुआ। इस नोटिस में 115 साल पुराने यूपी कॉलेज की करीब 100 एकड़ में फैली प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। और यह सब हुआ 25 नवंबर को सीएम योगी के यूपी कॉलेज के दौरे में की गई घोषणा के बाद, जिसमें उन्होंने इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की घोषणा की थी। योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा के बाद अचानक वक्फ बोर्ड का एक पुराना नोटिस वायरल होने लगा, जिसमें यूपी कॉलेज के कैंपस में बनी मस्जिद को वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया गया। हालांकि जब बवाल बढ़ा, यूपी कॉलेज के हजारों छात्रों ने वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसमें उन्होंने कॉलेज के छात्र रह चुके वकीलों का भी साथ मिला। यूपी कॉलेज को बचाने के लिए इस एकजुटता को देखकर सुन्नी वक्फ बोर्ड को बैकफुट पर आना पड़ा और सफाई दी जाने लगी कि जो नोटिस वायरल हो रहा है उसमें किए दावे को तो साल 2021 में ही खारिज किया जा चुका है। कॉलेज की प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड का कोई दावा ही नहीं है। यानी यहां पर भी योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले फॉर्मूले ने असर दिखाया। कॉलेज के छात्र और पूर्व छात्र एकजुट हुए तो उनके कॉलेज पर कोई आंच नहीं आई। यूपी कॉलेज के छात्रों को गुस्सा इसलिए भी आया क्योंकि जिस दिन वक्फ बोर्ड ने कॉलेज की प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोका तो ऐसा लगा कि जिन्ना का जिन्न जाग गया। जिस यूपी कॉलेज के कैंपस में बनी मस्जिद में सिर्फ कैंपस में रहने वाले गिनती के लोग नमाज पढ़ते थे, वहां नमाज पढ़ने के लिए कैंपस के बाहर से सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पिछले जुमे पर कॉलेज कैंपस में बनी मस्जिद पर नमाज पढ़ने के बहाने कुछ लोगों ने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की। बस बात कॉलेज में पढ़ाई कर रहे छात्रों को और वहां से पढ़कर निकले पूर्व छात्रों को पसंद नहीं आई और उन्होंने ठान लिया कि मिलकर इस जुमे पर कॉलेज कैंपस के अंदर बनी मस्जिद में बाहरी लोगों को तो नमाज पढ़ने नहीं देंगे। सुनिए पूरे विवाद पर कॉलेज के छात्रों और उनके प्रदर्शन में शामिल वकीलों ने कहा। जबरदस्ती बाउंड्री किया गया है, वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए हम लोग नहीं मना कर रहे, मगर 5-10 लोग थे पढ़ने के लिए, वहाँ पर छूट था 5 से 10 लोग के लिए। वो भी कैंपस में जो मुसलमान भाई वो स्टाफ थे उनके लिए अनुमति था, न कि बाहरी कोई आकर वहाँ पर नमाज पढ़ेगा। बाहरियों को रोक लगाया जाए, मजार को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए और हमारी यही मांग है कि मजार को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए। मतलब मजार को भी सील करने की जब अवैध काले लिख के दे चुका कि ये अवैध है तो जाहिर सी बात है अवैध है तो सीज करिए इसको। अवैध है ये हटनी चाहिए। यहाँ पे 500-700 की संख्या में कोई भी नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। पिछले शुक्रवार से लगातार यहाँ के कुछ तथाकथित जो अपने को एक धर्म विशेष का मसीहा मानते हैं, पिछले शुक्रवार से 500 की संख्या में आके यहाँ जो नमाज पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, आज शुक्रवार के दिन भी वो लोग यही प्रयास कर रहे थे नमाज पढ़ने का। ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज पटना में खान सर को लेकर बहुत बवाल मच गया। खान सर को पुलिस पहले पकड़कर ले गई, इसके बाद थाने के बाहर स्टूडेंट्स जुट गए। खान सर छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच भीड़ से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। खान सर छात्रों के साथ बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर जैसे यूपी में अभी बवाल हुआ था वैसा ही बवाल बिहार में हुआ। इसे लेकर पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो छात्र धरने पर बैठ गए और धरने में बैठे इन्हीं छात्रों से मिलने खान सर पहुंचे थे। खान सर ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आयोग अपना स्टैंड नहीं बदलता छात्र पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि खान सर को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया है और बीपीएससी ने भी क्लियर कर दिया कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रक्रिया नहीं हो।